नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूषण बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, मैं भरत भूषण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है। और देखिए, आज मैं आप लोगों को जो है एक नया टॉपिक जो है हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये टॉपिक कौन सा चल रहा है। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक टॉपिक है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट है। उन एक्सपेरिमेंट में मैं आप लोगों को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करा चुका हूं और एवरी मैक्रोड मैकेडी एक्सपेरिमेंट करा चुका हूं। वो एक्सपेरिमेंट आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। ठीक है, नहीं आए होंगे तो आपको वीडियो दोबारा देखिएगा तो आएंगे जरूर। ठीक है। और ये मैं जो वीडियो है वो है हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट है। ये भी एक्सपेरिमेंट जो है यही एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता देता हूं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले कोई भी साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो दो चीजों में कंफ्यूजन था, एक तो प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ हो सकती है और दूसरा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। तो प्रोटीन और डीएनए में कौन आनुवंशिक पदार्थ है, इस पर कंफ्यूजन था इस एक्सपेरिमेंट से पहले। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया और क्लियर हुआ, निर्णय यह निकला, रिजल्ट यह निकला कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो था वो रेडियो एक्टिव जो है बेस्ड था, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का इसमें यूज किया हुआ था। और रेडियो एक्टिविटी का जिस एक्सपेरिमेंट में यूज होता है वो परिणाम उसका रिजल्ट एकदम क्लियर आता है। ठीक है, कन्फर्म होता है। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि रेडियो एक्टिविटी का यूज किया। फास्फोरस का आइसोटोप फास्फोरस का एक तो आइसोटोप लिया था और एक सल्फर का आइसोटोप लिया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव दो आइसोटोप का यूज किया इसमें। ठीक है, फास्फोरस 32 और सल्फर 35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए किसमें, हर्षे और चेज के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको अब करा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहली वाली जो वीडियो है जो मैंने आपको वीडियो डाली है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, उसे देखिएगा और एवरी मैक्रोड मैकेडी एक्सपेरिमेंट उसे देखिएगा। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में हर्षे और चेज ने क्या किया था, जो है बैक्टीरिया लिया था, लेकिन वो ग्रिफिथ वाला बैक्टीरिया नहीं था। ठीक है, ग्रिफिथ ने तो लिया था डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया का प्रयोग किया। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाई। ठीक है, क्या क्या, इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाई। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो इसमें जो लिया था वो है T2 बैक्टीरियोफाज। कौन है? T2 बैक्टीरियोफाज ये है T2 बैक्टीरियोफेज, जिसे हम बोलते हैं T2 बैक्टीरियोफेज का मतलब जीवाणु भोजी, टेडपोल टाइप जीवाणु भोजी होता है। ठीक है, मतलब टेडपोल टाइप जीवाणु भोजी। तो देखिए, इकोलाई को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन अब हमें T2 बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, आप पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक जो चल रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है। हो सकता है आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हो, लेकिन आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ऐसा नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, एकदम बेटर पढ़ा रहा हूँ। बट पढ़ाऊंगा, देखिए पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छा। ठीक है, तो हो सकता है ये टॉपिक जो आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहे हैं वो आपको लग रहा है कि आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आप जब हमसे पढ़ लोगे तो आप भूल नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट, देखिए जिन छात्रों ने ये टॉपिक जो मुझसे पहले पढ़ा होगा तो वो मेरी वीडियो को देखते हुए कहेंगे वाह सर, हमने तो ये पहले पढ़ा था और आपने पहले पढ़ा और हमें याद भी है, अभी भी याद है। ठीक है, जब ऑफलाइन में हमने पढ़ाया था जिन छात्रों को। ठीक है, और ये टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो पेपर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बीएससी में, एमएससी में और हाँ CSIR नेट में तो इसका जो है डंका बोलता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आता है। कौन? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं उनको बच्चे हिला तक नहीं पाते। तो आप आज हमारे साथ पढ़िए और हम आपको बताएंगे कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीएससी के पेपर हो, चाहे एमएससी के हो, चाहे CSIR नेट का एग्जाम क्यों ना हो, आप इसे पढ़कर वो पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं
जब भी कोई सीएसआर का कोई पेपर क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको समझाऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे आया। और देखिए मेरी हर एक वीडियो में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो सीएसआर से मतलब आया होगा कभी भी। चलिए, तो अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, कौन सा है? हर्शे और चेज का। तो इसमें जान लीजिए इकोलाई बैक्टीरिया लिया था, कौन सा लिया था? इकोलाई बैक्टीरिया, और टीटू बैक्टीरियोफाज लिया। तो टीटू बैक्टीरियोफाज को आप जान लीजिए ये जीवाणु भोजी होता क्या है। तो देखिए टीटू बैक्टीरियोफाज और इकोलाई के बीच में पहले संबंध जान लीजिए। तो इनके बीच में संबंध है होस्ट और पैरासाइट का। तो देखो ये जीवाणु भोजी जो है ये क्या है? देखो बैक्टीरियोफाज से ये मत समझना आप लोग ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है ये क्या है? ये वायरस है। क्या है ये वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? वायरस होते हैं, और ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल पर, बैक्टीरिया की सेल पर क्या करते हैं? पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। किसके? बैक्टीरिया के पैरासाइट होते हैं, यानी बैक्टीरिया की सेल को लाइसिस करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया पैरासाइट है, उसी प्रकार बैक्टीरियोफाज भी पैरासाइट है। किस पर है? पैरासाइट है। ठीक है, इनका होस्ट कौन है? इनका होस्ट है बैक्टीरिया। होस्ट का मतलब आप जानते हो पोषक कौन है, यानी कि ये वायरस आपको पता है लिविंग और नॉन लिविंग दो कैरेक्टर रखता है। लिविंग भी कैरेक्टर रहता है और नॉन लिविंग का कैरेक्टर भी रखता है। तो देखिए लिविंग का कैरेक्टर जब किसी सेल के अंदर पहुंच जाता है, होस्ट में पहुंच जाता है, तो लिविंग का कैरेक्टर रखता है, और होस्ट के बाहर चला जाता है तो नॉन लिविंग कैरेक्टर रखता है। तो देखिए वायरस को लेकर मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें वायरस की जो है लाइफ साइकिल, लाइसोजेनी और लाइटिक साइकिल जो भी है उसकी साइकिल मैं आपको पूरी समझाऊंगा वायरस को लेकर। लेकिन मैं इस जो है बैक्टीरियोफेज वायरस को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये जान लीजिए बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो इकोलाई यानी कोई भी बैक्टीरिया हो उस बैक्टीरिया की सेल पर क्या करेगा? पैरासाइट रहेगा, आक्रमण करेगा और उसके सेल के अंदर जाएगा और उसकी मशीनरी को क्या करेगा? यूज करेगा। ठीक है, अपने लिए प्रोडक्शन करेगा अपना। ठीक है, तो देखो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया पर पैरासाइट है। तो इकोलाई और बैक्टीरियोफेज के बीच में संबंध क्या है? होस्ट और पैरासाइट का। होस्ट कौन है? ये होस्ट है। ठीक है, ये कौन है? ये होस्ट है, और ये पैरासाइट है, ये परजीवी है। कौन परजीवी है? ये परजीवी है कौन? बैक्टीरियोफाज। किसका परजीवी है? बैक्टीरिया का परजीवी है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई पैरासाइट का पैरासाइट कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर होगा कि भाई बैक्टीरियोफाज जो है पैरासाइट का पैरासाइट होता है। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन बनता है कि पैरासाइट का पैरासाइट। तो देखिए पैरासाइट, बैक्टीरिया भी पैरासाइट होता है, और बैक्टीरिया पैरासाइट का पैरासाइट कौन है? बैक्टीरियोफाज। ये आप अच्छे से जान लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिया जाता है कि पैरासाइट के पैरासाइट कौन होते हैं। तो पैरासाइट के पैरासाइट यानी परजीवी का परजीवी। आप चकित पड़ जाओगे कि भाई परजीवी का परजीवी होता है। हाँ होता है, परजीवी का परजीवी है कौन? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है जीवाणु भोजी, वो परजीवियों का परजीवी, यानी कि देखो बैक्टीरिया एक परजीवी है तो बैक्टीरिया का ही परजीवी है कौन? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, चलिए अब ये जान लीजिए हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरियोफाज है इसका क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर जान लेते हैं बैक्टीरियोफाज की कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। क्योंकि देखिए बैक्टीरियोफाज क्या करता है? बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें केवल अपना डीएनए इंसर्ट करता है, प्रोटीन वाला पार्ट नहीं करता। क्या करता है? डीएनए इंसर्ट करता है, प्रोटीन पार्ट नहीं करता। ये हम अब जानते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमको भी नहीं पता था कि वो डीएनए इंसर्ट करता है या प्रोटीन इंसर्ट करता है। ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर अपना डीएनए इंसर्ट करेगा, डीएनए को प्रवेश करवाएगा, ना कि प्रोटीन को। ठीक है, और एक मेन बात और कि बैक्टीरिया है जो यानी कोई भी वायरस हो, कि वायरस है कोई भी वायरस हो और उसके पास केवल दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटीन कोट और दूसरा होता है उसका न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर जानने से पहले तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, आप देखिए हमें बताइएगा कमेंट में कि आपको मतलब
बोर्ड पर ज्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ना या लैपटॉप से या जो स्लाइड से पढ़ना अच्छा लग रहा है, बताइएगा हमें। तो देखिए जो है स्ट्रक्चर जान लीजिए। देखिए इसकी स्ट्रक्चर टैडपोल के जैसी होती है, ठीक है। जो बेंजीन रिंग आप जब बनाते हो तो बेंजीन रिंग देखिए बिल्कुल बेंजीन के रिंग जैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है किसकी, ये बैक्टीरियोफाज है। क्या है ये, बैक्टीरियोफाज है, ठीक। ये इसकी क्या है, ये इसका टेल है, जिससे क्या करता है ये टेल से बैक्टीरिया की सेल के ऊपर चिपकता है। टेल से क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल के ऊपर चिपकता है, अधेशन लेता है, ठीक है। और इसके पास जो है मिलता क्या है, न्यूक्लिक एसिड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये इसका डीएनए है, ठीक है। ये क्या न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड है किसका, बैक्टीरियोफाज का। तो देखिए बैक्टीरियोफाज के पास केवल दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड होगा और दूसरा क्या होगा, प्रोटीन कोट, प्रोटीन का आवरण। मैंने आपको पहले बताया है कि जितने भी वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे हर्पीज वायरस हो, चाहे एचआईवी वायरस हो, रियो वायरस हो, कोई भी वायरस हो, सारे वायरसों के पास केवल दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन कोट होता है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा उनके पास या क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है। अब इसके पास डीएनए है न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए इसके पास कौन से, T2 बैक्टीरियोफाज है। अब देखिए इसका ये वाला जो भाग है ये हेड है, आपको पता है ये क्या है, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। ये कॉलर वाला भाग है इसका, ठीक है। अब हमें इसकी संरचना केवल इतनी जाननी है कि ये हेड टेल है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये प्रोटीन कोट है। ये क्या है, प्रोटीन कोट है किसका, बैक्टीरियोफाज का। और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और कि ये अपने टेल फाइबर से, किससे, टेल फाइबर से सेल पर क्या करता है, चिपक जाता है पहले, यानी कि सेल पर अधेशन लेता है और अधेशन लेकर फिर अपने डीएनए को क्या करता है, इंसर्ट करता है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर फिर इंसर्ट करेगा अधेशन लेने के बाद, ठीक है। ये इसकी नेक, आप नेक लिख सकते हो, और ये इसका शीत वगैरह है, ठीक है, शीत है ये, ठीक है। ये नेक है इसकी, ठीक, गर्दन थोड़ी सी। और आप जान लीजिए ये प्रोटीन कोट है इसका, ठीक है। डीएनए होता है, डबल हेलिक्स डीएनए होता है इसके अंदर, ठीक। चलिए ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरियोफाज वायरस है, बना लीजिए, ठीक है। अब आगे मैं चलता हूं। देखिए मैं यही बता देता हूं आप लोगों को कि देखिए प्रोटीन जो होती है, चाहे कोई भी प्रोटीन हो, उस प्रोटीन में सल्फर कंटेंट होता है, यानी कि सल्फर होता है, ठीक है। तो प्रोटीन में सल्फर होता है, क्योंकि पता है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, आप बताइए प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिडों से होता है। किससे होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक। तो प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन अमीनो एसिडों से बनती है, और अमीनो एसिड में मेथिओनिन और सिस्टीन जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें तो सल्फर होता ही होता है, ठीक है। तो सल्फर की मात्रा प्रोटीन में होती है, ठीक है। तो जो है इसके प्रोटीन का आवरण आपको जो दिख रहा है, ये जो आवरण दिख रहा है, इसकी प्रोटीन को इन्होंने किससे अवरंजित, इसको जो लेबल्ड किया था, इसको लेबल्ड किया था S35। ये सल्फर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, क्या है, इसको लेबल्ड किया था, किससे किया था, S35 से, ठीक है। S35 से लेबल्ड किया था किसको, प्रोटीन कोट को, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता, और डीएनए जो होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता। तो इसको किससे लेबल्ड किया था, इसको लेबल्ड किया था P32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, ठीक है। इसको P32 फास्फोरस 32, देखो फास्फोरस का ये आइसोटोप है, ठीक है, फास्फोरस 32, ठीक है। दोनों जो आइसोटोप ये कैसे हैं, दोनों आइसोटोप कैसे हैं, दोनों आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, ठीक है। कैसे हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस का, देखिए इन्होंने क्या किया था कि दो कल्चर लिए, इन्होंने हर्षे और चेज ने। अब आप देखिए बिल्कुल एकदम
सटीक और आराम से समझिए, मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या किया, दो कॉलोनी बनाई बैक्टीरिया की। कैसे बनाई? 2 कॉलोनी बैक्टीरिया की बनाई, और 2 कॉलोनी में क्या किया कि एक कॉलोनी ऐसी ली, ध्यान रखिएगा, एक कॉलोनी ऐसी ली जिसमें बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन को क्या किया, जिसमें ये कैप्सूल जो है, ये जो दिख रहा है आपका प्रोटीन कोड, इस प्रोटीन कोड को किससे लेबल्ड किया? S35 रेडियोएक्टिव आइसोटोप से। दूसरे जो कल्चर था उसमें किससे किया? फास्फोरस 32 से। फिर उसको बैक्टीरिया की कॉलोनी में जो है क्या किया, बैक्टीरिया की कॉलोनी को छोड़ दिया, बैक्टीरिया कॉलोनी में देखा तो देखो, अब आप पहले ये बात ध्यान रखिए कि ये वायरस है, तो ये वायरस जो है, अब इसको हम ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि इसको बाहर लेकर इसके अंदर हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप इंसर्ट कर दें, नहीं, ये किसी सेल के अंदर होगा तब हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो पहले तो इसको बैक्टीरिया सेल में इंसर्ट कराया, फिर बैक्टीरिया सेल में केवल इसकी प्रोटीन को क्या किया, रेडियोएक्टिव आइसोटोप किया। फिर दूसरी कॉलोनी जो होती है बैक्टीरिया की, उसमें इसके फास्फोरस 32 रेडियोएक्टिव आइसोटोप को क्या किया, इंसर्ट किया। और उसके बाद रिजल्ट देखा कि जिस कॉलोनी में फास्फोरस को रेडियोएक्टिव आइसोटोप से जो है रंगा था, लेबल्ड किया था, उसमें रेडियोएक्टिविटी पाई थी, और जिसमें सल्फर यानी प्रोटीन को जो है लेबल्ड किया था, उसमें जो है क्या नहीं मिला, उसमें रेडियोएक्टिविटी नहीं मिली। तो देखिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी बताऊंगा, आप यहाँ मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए, ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, ये देखिए, ये मैं आप रफ कर देता हूं, ये क्या है, बैक्टीरियोफाज वायरस है। इस बैक्टीरियोफाज वायरस को देखिए, इन्होंने क्या किया, 2 कॉलोनी ली, इन्होंने क्या किया, 2 कॉलोनी ली। एक कॉलोनी ली, एक तो ये बैक्टीरिया लिया, पहले तो बैक्टीरियल कॉलोनी ली, कौन सी ली, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, कौन सा है, इकोलाई बैक्टीरिया है। और इस इकोलाई बैक्टीरिया पर क्या किया, बैक्टीरियोफेज वायरस का क्या किया, इन्फेक्शन करवाया। तो देखिए पहली स्टेज कौन सी है एक्सपेरिमेंट की, इन्फेक्शन स्टेज। तो आप पहले यहाँ लिख भी सकते हो कि फर्स्ट स्टेज है इन्फेक्शन, कौन सा है, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन वाली जो स्टेज है वो ये है, ये देखिए, ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज को क्या किया, बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करवाया, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज को क्या करवाया, इन्फेक्ट करवाया। ये इसका डीएनए है, ठीक है, किसके अंदर इन्फेक्ट करवाया, बैक्टीरियोफाज के अंदर। देखो टेल फाइबर से क्या करता है, ये चिपक जाता है और इंसर्ट करवाते कि ये एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, नंबर 1 कॉलोनी। दूसरी कॉलोनी बता देता हूँ, अच्छा पहले इसमें इसको इंसर्ट करवाया, लेकिन इसमें किया क्या था, इसमें जो है इसकी लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ हो सकती है। क्या कंफ्यूजन था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ हो सकती है। तो इस कॉलोनी में ये जो कॉलोनी थी बैक्टीरिया की, इसमें बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन थी उसको क्या कर दिया, S35 से क्या कर दिया, लेबल्ड कर दिया। किससे कर दिया, S35 से लेबल्ड कर दिया, ठीक है, S35 से लेबल्ड कर दिया, ठीक है, इससे लेबल कर दिया, इसे S35 रेडियोएक्टिव आइसोटोप से। S35 है क्या, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। दूसरी कॉलोनी ली, इस दूसरी कॉलोनी में क्या किया, दूसरी कॉलोनी में उन्होंने ये इस जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसका इन्फेक्शन करवाया, ठीक है, इसका इन्फेक्शन करवाया, ठीक। और इसमें क्या किया, इसमें देखिए ये किया, ये इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए, इस डीएनए को फास्फोरस 32 किससे, फास्फोरस 32 रेडियोएक्टिव आइसोटोप से लेबल्ड किया। किससे किया, रेडियोएक्टिव आइसोटोप से लेबल्ड किया। क्योंकि हमें पता है कि डीएनए में फास्फोरस होता है और डीएनए में सल्फर नहीं होता, ठीक है, डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता, इसलिए हमने डीएनए को किससे लेबल किया, लेबल का मतलब अंकित किया। तो लेबल किससे किया, फास्फोरस 32 रेडियोएक्टिव आइसोटोप से। और प्रोटीन को किससे अवरुद्ध किया, क्योंकि प्रोटीन को हमें पता है कि प्रोटीन जो होती है उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, फास्फोरस नहीं होता। तो किससे किया, S35 से किया। सल्फर का रेडियोएक्टिव आइसोटोप था 35 रेडियोएक्टिव आइसोटोप, इससे किया। और इन्होंने क्या किया, तो पहली जो है पहला स्टेप तो यही है, इन्फेक्शन स्टेप, फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या था,
और देखो दूसरा स्टेप ये था, अब इस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, कॉलोनी बनाने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप है एजिनेशन। एजिनेशन, एजिनेशन का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया में ये जो है, ये बैक्टीरिया आगे जो पता चला यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉलोनी बनाएगा बैक्टीरिया, तो कॉलोनी बनाएगा तो सबसे पहले इसका इन्फेक्शन करा रहे हैं हम, तो इसके इन्फेक्शन में देखा कि इसका प्रोटीन कोड जो है वो प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है, लेकिन डीएनए क्या होता है, डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर जाता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए ई कोलाई के अंदर क्या कर जाता है, इंसर्ट कर जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ ये बना देता हूँ कि इकोलाई होता है, देखिए इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में भी आप जान लीजिए थोड़ा सा। इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके पास सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। किसके पास, ये इकोलाई का जीनोम है, डीएनए उसका कौन सा डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। अब जान लीजिए इकोलाई, देखो ये जो है S35 क्या रहेगा, ये S35 से लेबल्ड था। तो देखिए इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में इसको बार्मिंग ब्लेंडर से क्या किया, हिलाया। बार्मिंग ब्लेंडर जो होता है उससे क्या करते हैं हम, किसी भी बैक्टीरिया कॉलोनी को हिला देते हैं, तो बार्मिंग ब्लेंडर से हिलाया तो इसका जो प्रोटीन कोड था वो कैसा अलग हो गया, इससे किससे अटैच था उससे अलग हो गया। और इसको क्या किया, और इसको कॉलोनी हुई बैक्टीरिया की, देखिए यहाँ बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉलोनी हुई, ठीक है, कॉलोनी बनी, ठीक है। तो तीसरा जो स्टेप है इन कॉलोनी में, देखिए ये जो कॉलोनी हुई बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया ये बना, मैं तो एक बना देता हूँ, आप बहुत सारे बना सकते हो। तो ये इसका जीनोम है, इसका बैक्टीरिया का। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रयोग है वो ट्रांसडक्शन का प्रयोग है। इसमें ये जो डीएनए आया है वो क्या करता है, इसके अंदर इंसर्ट कर जाता है, ठीक है, मेन जीनोम के साथ जुड़ जाता है, और बाद में इसकी कॉपी बनती है बहुत सारी, और कॉपी बन के यहाँ क्या होता है, यहाँ वायरस जो है फिर बनते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, पुनः क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, बहुत सारे वायरस बनते हैं, ठीक। और इसका फिर क्या किया, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन में ये देखा कि इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि रेडियो एक्टिविटी इसमें हमें नहीं मिली। इस वाली कॉलोनी में क्या नहीं मिला, हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि रेडियो एक्टिव तो किसको किया था हमने, सल्फर 35 को किया था, जो अंदर नहीं गया, अंदर क्या गया, डीएनए गया है, तो रेडियो एक्टिव यहाँ पर नहीं मिला। अब इस वाली कॉलोनी में देखा, इस वाली कॉलोनी में क्या था कि इस वाली कॉलोनी में डीएनए अंदर गया। कौन अंदर गया, डीएनए, ये रहा डीएनए, ये डीएनए अंदर गया, ठीक है। और किससे रंगा था, ये P32 आइसोटोप से रंगा था, ठीक है। इसमें भी यही स्टेप करते हैं कि एजिग्नेशन करते हैं, बार्मिंग ब्लेंडर से इसको हिलाते हैं, तो ये जो इसका प्रोटीन कोट है वो अलग हो जाता है, ठीक है। ये इसका जीनोम है, इसका जीनोम है, ये बैक्टीरियोफाज का जीनोम है, सॉरी इकोलाई का जीनोम है, ये इकोलाई है, ठीक है। ये कौन है, इकोलाई है, इकोलाई का ये जीनोम है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट है ये इसके अंदर क्या कर जाता है, इंसर्ट कर जाता है, फिर बाद में इसके जीनोम का प्रयोग करता है, इसका डीएनए, और अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है, क्या, अंदर जाके। तो प्रोटीन तो यहाँ पर कहाँ बन रही है, अंदर जाके नई प्रोटीन बन रही है, लेकिन डीएनए इसका इंसर्ट हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब एजिग्नेशन के बाद, दूसरे स्टेप के बाद, पहला इन्फेक्शन था, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद एजिग्नेशन, ठीक है, एजिग्नेशन, और एजिग्नेशन के बाद, ठीक है, एजिग्नेशन के बाद ये स्टेप था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा यहाँ कि यहाँ जो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे वायरस क्या होते हैं, बनते हैं, क्योंकि जब डीएनए से अलग होता है तो क्या होते हैं, वायरस बनते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वायरस जो होता है उसकी दो साइकिल चलती हैं, एक तो लैटेक्स साइकिल चलती है और एक लाइसोजेनी चलती है। लैटेक्स चलती है और एक लाइसोजेनी चलती है। उसमें होता क्या है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, तो जहां दानी यहाँ एक्सपेरिमेंट में आ जाइए,
कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन देखा कि ये जो कॉलोनी थी जिसमें फास्फोरस 32 को रेडियो लेवल्ड किया था, उस कॉलोनी में ये जो बैक्टीरिया जो थे वो रेडियो लेवल्ड मिले। ये जो क्या था, यहाँ रेडियो एक्टिविटी पाई गई। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी मिली। रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली, रेडियो एक्टिविटी मिली यहाँ कहाँ पर, हमें इस कॉलोनी में मिली, जिस कॉलोनी में हमने क्या लेवल्ड किया था, फास्फोरस 32, यानी कि डीएनए को लेवल किया था किससे, फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहाँ पर जो डीएनए जो होता है वो नीचे, पता है डीएनए जो बाहर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो बाहरी चीज नीचे बैठती है और की चीज ऊपर आती है, तो डीएनए का जो वेट ज्यादा था तो जो डीएनए यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्या हो रहा, रेडियो एक्टिविटी हमें दिखाई दी। देखो रेडियो एक्टिविटी जो होती है आपको पता है कि प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर ये कॉलोनी जो बैक्टीरिया, इस कॉलोनी में जो बैक्टीरिया थे वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रेडियो एक्टिविटी दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। तो देखो यहाँ रेडियो एक्टिविटी क्यों नहीं आई, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर रहेगी, अंदर कौन गया था, डीएनए। तो रेडियो एक्टिविटी के कारण हमें कन्फर्म पता चला कि जो अंदर गया है वो क्या है, डीएनए है, क्योंकि फास्फोरस को रेडियो एक्टिव से आइसोटोप किया था, फास्फोरस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया था। जो फास्फोरस रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था वो इस वाली कॉलोनी में किया था, इस वाले एक्सपेरिमेंट में किया था। तो यही एक्सपेरिमेंट हमें कन्फर्म प्रयोग देता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यही केवल एक्सपेरिमेंट है किसका, हर्शे और चेज का। ठीक है, किसका एक्सपेरिमेंट है, हर्शे और चेज का। एक बार आप फिर जान लीजिए, देखिए S35, तो आपको पता है जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं। तो S35 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर 35 किसका आइसोटोप का सल्फर का है, और ये इसको किससे लेवल्ड किया, प्रोटीन को लेवल्ड किया, किसकी, वायरस की प्रोटीन को लेवल्ड किया। डायरेक्टिव वायरस था उसकी प्रोटीन को लेवल्ड किया और देखा कि वायरस तो केवल डीएनए को इंसर्ट करा रहा है, और इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया और पता चला कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो कॉलोनी थी बैक्टीरिया की, उस कॉलोनी में बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप नहीं था, यानी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली कहाँ पर, इस वाले एक्सपेरिमेंट में। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी प्राप्त हुई। रेडियो एक्टिविटी हमें मिली कहाँ पर, इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने डीएनए को क्या किया था, फास्फोरस 32 से क्या किया था, लेवल्ड किया था। ये फास्फोरस 32 से क्या किया था, लेवल्ड किया था, इसलिए हमने इसको क्या किया, रेडियो एक्टिविटी हमें किसमें मिली, इस वाले एक्सपेरिमेंट में मिली। ठीक है, आप लोगों की समझ में एकदम बैठ रहा होगा, मैं पक्की कह सकता हूँ। अच्छा, और जान लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, उसका मैं आंसर आपको जरूर दूंगा। फिर कुछ छात्र कहते हैं कि सर हर्शे और चेज ने, किसने, हर्शे और चेज ने जो है फास्फोरस को ही क्यों लिया, सल्फर को ही क्यों रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में सल्फर और फास्फोरस रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्यों लिए, और भी तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, नाइट्रोजन के भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो नाइट्रोजन को क्यों नहीं लिया। तो देखिए नाइट्रोजन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए नाइट्रोजन आपको पता है इसमें तो होता है, डीएनए में भी होता है, और हाँ प्रोटीन में भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो अच्छा, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है, इसलिए नाइट्रोजन को नहीं लिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नाइट्रोजन के नहीं लिए, उसके लिए जो कोई एक पदार्थ, एक मतलब जो है या तो डीएनए में हो या प्रोटीन में हो। देखिए हम जब भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेते हैं तो दो डिफरेंस लेते हैं ताकि हमें पता चले, डिफरेंस पता चल जाए। अगर हम नाइट्रोजन ले लेते तो हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर कौन गया, प्रोटीन गई है, डीएनए गई है। अगर हम नाइट्रोजन लेते तो यहाँ भी इस कॉलोनी में हमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती और इस कॉलोनी में हमें क्या दिखाई देती, रेडियो एक्टिविटी। हमें दोनों कॉलोनी में रेडियो एक्टिविटी मिलती। तो हम उससे कंफर्म नहीं कर पाते कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो है कौन, जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम बिल्कुल कंफर्म कर दे रहे हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कौन है, डीएनए है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। देखो एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे उनको तो विश्वास ही नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया और उनको पता चला कि भाई रेडियो एक्टिविटी इस कॉलोनी में आई है, जिस कॉलोनी में फास्फोरस को यूज किया, डीएनए को लेबल्ड किया है, डीएनए को लेबल्ड किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, उस कॉलोनी में जो है रेडियो एक्टिविटी आई है,
तब उनको पता चला, तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ भाई डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। हालांकि पॉलिंग जो थे वो भी प्रोटीन पर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, प्रोटीन रिसर्च कर रहे थे, ठीक। इनके बारे में जब डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ाऊंगा तब और आपको अच्छे से बताऊंगा। जब प्रोटीन स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तब जो है पॉलिंग के बारे में जानोगे। तो याद आ लीजिए, यहाँ ये जो बैक्टीरिया था, ये जो बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में क्या हुआ, यहाँ पर इनको इनके डीएनए में जो था, इनके डीएनए में हमें क्या मिला, रेडियो एक्टिविटी मिली। इसके डीएनए में क्या मिली, इसके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी मिली, ठीक है। और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी मिली, ठीक है। तो ये जो है देखो, इससे बिल्कुल कंफर्म होता है और आप लोगों की समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। ये वाला जो स्टेप है देखो, 3 स्टेप, केवल 3 स्टेप इस एक्सपेरिमेंट कितने स्टेप है, केवल 3। एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा एजिग्नेशन। एजिग्नेशन क्या है, एजिग्नेशन है बार्निंग ब्लेंडर से क्या होता है, इसको हटाने का कार्य होता है, ठीक है। और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, तो तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 3 स्टेप में हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट है जो पूरा होता है, ठीक है। आप लोग जो है हमें बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया, आपको जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में दीजिए, हम आपको उसका आंसर देंगे, ठीक है। और हाँ देखिए जो है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो है आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इस एक्सपेरिमेंट को 1952 में दिया था किसने, जो है हर्षे और चेज ने। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही लोग समझ पाए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं टॉपिक आपको लेकर आऊंगा वॉटसन क्रिक का मॉडल, ठीक है। या मैं आप लोगों को जो है इससे देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वॉटसन क्रिक का मॉडल है, उसको मैं लेकर आऊंगा डीएनए से संबंधित, जो वॉटसन क्रिक के मॉडल जो दिया है वॉटसन और क्रिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें कंफर्म हो जाता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों को जो है एक और बात बता देता हूं कि आप लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग जो है देखिए, हमें टीचर हैं और आप सभी जो व्यूअर हैं वो कुछ टीचर भी हैं, कुछ छात्र भी हैं, सभी को मेरी तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, आप भी थोड़ा मेहनत करें अपने लिए, ठीक है, जिससे कि आपको आपकी जो है सफलता तक आप लोग पहुंच सको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।